हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इसमें आज हम बात करेंगे राइटिंग सेशन के बारे में, और ये राइटिंग सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ सीपीसी से, मीन्स की सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से लेकर के ये आ रहा हूँ, और ये पार्ट फर्स्ट होगा। साथियों इसमें जो भी आंसर बन सकते हैं उन सभी आंसर को मैंने स्टार्टिंग से बनाने का प्रयास किया है, और उन्हीं सभी आंसर्स को यहाँ पे मैं आपको शो करने वाला हूँ एक एक करके। साथियों जो हमको लग रहा था इम्पॉर्टेंट है उसी आंसर को यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया गया है, और उस आंसर को सिर्फ मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि कैसे आंसर आया है, मैं आंसर को लिखना भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपके पास आंसर आता है, क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन द टर्म मीन प्रॉफिट कहिए, मेसने प्रॉफिट कहिए, वट एवर कहिए, ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप इसको क्या कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सीपीसी में, तो साथियों सीपीसी में सेक्शन नंबर 2 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत हमको तमाम प्रकार के डेफिनेशन क्लॉजेज देखने के लिए मिलते हैं। उसी में से ये एक डेफिनेशन क्लॉजेज है सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज 12, और इसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथियों जब हम मीन प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ओरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी तो जो मैं लिख करके लाया हूँ जो आंसर फ्रेमिंग में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथियों जब हम मीन प्रॉफिट की बात करते हैं कब, सीपीसी के अंतर्गत, तो ये सबसे पहले हमको डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 12 में, सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 12 में डिफाइन किया गया। जब आपको अपने आंसर को फ्रेमिंग करना होगा तो आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये सीपीसी मीन्स की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 12 के अंतर्गत ये क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अब डिफाइन क्या किया गया, अब मीन प्रॉफिट का ये, मेसने प्रॉफिट का ये, वॉट एवर, तो इसको मीन प्रॉफिट हम कर रहे हैं। मीन प्रॉफिट इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दोज प्रॉफिट, इसका मतलब वो प्रॉफिट होता है विच द पर्सन इज रॉन्गफुली पोजेसन ऑफ सच प्रॉपर्टी। ये कैसे लिया जाता है साथियों, तो रॉन्गफुली पोजेसन करके, किसी की प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुली पोजेसन करके क्या किया जाता है, जो वहाँ से जो प्रॉफिट गेन किया जाता है उसको हम लोग मीन प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए अगर जो ए इंग्रेडिएंट्स है उसमें कहता है एक्चुअल रिसीव्ड की बात करता है। अगर किसी भी प्रकार के हम किसी भी प्रॉपर्टी को किसी तरह से हथिया लिए हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली कुछ उस प्रॉपर्टी से रिसीव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मीन प्रॉफिट करते हैं। माइट विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंट हैव रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज़। अगर मान लीजिए कि हम उस प्रॉपर्टी से कुछ इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं, ये सभी के सभी कहाँ शो होगा, ये सभी के सभी मीन प्रॉफिट में शो होगा। अब देखिए आंसर में कैसे लिखना है, आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर जब कभी भी आपके पास डेफिनेशन क्लॉजेस से रिलेटेड आंसर लिखने के लिए आता है, और ख़ास करके मीन प्रॉफिट में, तो साथियों मीन प्रॉफिट बड़ा टॉपिक होता है, इसको आपको एलिब्रेट करके लिखना होता है। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि मीन प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए कैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू पोजेस हिज प्रॉपर्टी। भाई सभी को ये पता है, सभी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, सबको ये अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, रखना चाहता है। एंड व्हेन ही डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज सच राइट्स बाई अनदर पर्सन, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड किया जाएगा, मीन्स कि भगाने का काम किया जाएगा, ही इज़ नॉट ओनली इंटाइटल्ड टू restoration of possession of his property but also damages for the wrongful possession। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपसे एक wrongful possession भी कवर कर लिया जा रहा है from that person। thus the object of awarding a decree from the mean profit is to compensate the person, mean profit is the compensate the person who has been kept out of the possession and deprived of enjoyment of his property। जो आपके प्रॉपर्टी से इंजॉयमेंट करता है, जो आपका प्रॉपर्टी लेकर के आपके प्रॉपर्टी पे क्या कर रहा है, खुद का ही इंजॉयमेंट करता है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि मीन प्रॉफिट होता क्या है। मीन प्रॉफिट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मीन प्रॉफिट विच द पर्सन इज रॉन्गफुली पोजेस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव बीन रिसीव्ड टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉफिट। ये बातें आपको क्या लिखनी होगी, ये बातें आपको लिखनी होगी, क्योंकि ये कीवर्ड है और यही कीवर्ड आपके एग्जामिनेशन में खोजा जाता है कि क्या स्टूडेंट के द्वारा कीवर्ड लिखा गया है, कीवर्ड को मेंशन किया गया है कि नहीं। तो ये साथियों कीवर्ड होता है और इस कीवर्ड को आपको लिखना होता है। अब टेस्ट देखिए, किसका टेस्ट साथियों, तो ये टेस्ट हम देख रहे हैं, मीन प्रॉफिट का टेस्ट देख रहे हैं। टेस्ट ऑफ मीन प्रॉफिट, द टेस्ट ऑफ अ सरेशन ऑफ मीन प्रॉफिट इज नॉट what the plaintiff has lost by begin out of the possession, but
what the defendant gained or might have gained reasonably and with according prudence have gained by such wrongful possession। किस प्रकार से आपके प्रॉपर्टी पे उसने क्या किया, रॉन्गफुल पोजीशन किया है और रॉन्गफुल पोजीशन करके वहाँ से वो गेन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। कह रहा है व्हेन अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन प्लेंटिफ इंडिगो ऑन द लैंड it is the proved that the prudent agriculturer would have planted wheat or sugarcane, the mean profit should be assumed on the basis of those more प्रॉफिटेबल। ये क्या कर रहा है, आपके प्रॉपर्टी पे वो रॉन्गफुल पोजीशन करके कुछ उगा रहा है, उगा करके बेच रहा है, ये भी क्या होगा, ये मीन प्रॉफिट में ही ये भी माना जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दोस मोर प्रॉफिटेबल। और उसको क्या कर रहा है, वो और उपजाऊ करके उसमें से पैसा कमाने का वो प्रयास कर रहा है। आगे देखिए कह रहा है द कोर्ट सेल गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाइल डिसाइडिंग मीन प्रॉफिट बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, अगर प्रॉफिट किया जा रहा है रॉन्गफुल पोजीशन से, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट्यू बिफोर डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर। नेक्स्ट कह रहा है यूज टू विच अ डिक्री होल्डर वुड हैव पुट द प्रॉपर्टी इफ हिमसेल्फ वॉज इन पोजीशन, अगर उसके पोजीशन में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, दोनों में हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। और जब इस प्रकार से डिस्टिंग्विश्ड रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार से भी अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। एक तरफ आप डिक्री रखेंगे, एक तरफ आप ऑर्डर रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बाइफर्केट करते हुए आप अपने आंसर को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डिक्री के केस में देखिए कह रहा है अ डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट विच कमेंस बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंटिफ के द्वारा, डिक्री में कर रहा है। ऑर्डर की अगर हम बात देखते हैं तो ऑर्डर में कर रहा है एन ऑर्डर में बी पास्ड इन अ सूट और मे बी पास्ड इन अ प्रोसीडिंग्स कमेंस बाय अ पिटीशन और एन एप्लीकेशन। तो ये आपने डिक्री के बारे में बता दिया, ये ऑर्डर के बारे में बता दिया। सेकेंड पॉइंट, जब आप डिक्री के बारे में बताते हैं तो कह रहा है अ डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है किसको, राइट्स जो होता है पार्टीज के। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करते हैं एन ऑर्डर में और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन सच राइट, ऑर्डर जो होता है इस प्रकार से फाइनली डिटरमाइन नहीं करता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट को देखते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंशिएट जो थर्ड नंबर का कर रहा है अ डिक्री में बी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, इतने प्रकार की डिक्री आपकी हो सकती है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कह रहा है दिस देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में इस प्रकार का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट को देखते हैं तो कह रहा है एक्सेप्ट इन सर्टेन सूट्स वेयर डिक्री ऑन प्रिलिमिनरी एंड वन फाइनल आर पास्ड इन एवरी सूट देयर कैन ओनली बी वन डिक्री। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली भी वन डिक्री होना चाहिए। लेकिन जब हम ऑर्डर के केस में देखते हैं तो कह रहा है इन द केस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स में भी पास्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट को देखिए जब डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आप मैक्सिमम 5 ही पॉइंट उसमें लिखिएगा। मैं यहाँ पे 6 पॉइंट लिख करके लाया हूँ कि क्या पता आप एट द टाइम 1 पॉइंट भूल जाए, तो कम से कम 5 पॉइंट को तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट ही लिखिएगा। कह रहा है एवरी डिक्री इज एप्लीकेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एज इन द केस ऑफ कंसेंट डिक्री विच इज़ नॉन एप्लीकेबल के बारे में बात कर रहा है, जिसको एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करते हैं एवरी ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस सोन इन द एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। जब यहाँ पे 6 आप डिफरेंशिएट को देखेंगे कर रहा है अ सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड फ्रॉम द डिक्री पास्ट इन द फर्स्ट अपील, सेक्शन नंबर 100 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब आप ऑर्डर की तरफ देखते हैं कह रहा है नो सेकेंड अपील लाई इन द केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर सेक्शन 104 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बेस्ड आंसर को इस प्रकार से बाइफर्केट करके लिख सकते हैं। अब साथियों आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जब हम सीपीसी भी आपको करा रहे हैं तो डेफिनेशन क्लॉजेज से आंसर करा रहे हैं, जब मैं आपको सीआरपीसी भी कराऊंगा तो वहाँ पे भी डेफिनेशन क्लॉजेज से आंसर कराऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉजेज ऐसा जगह होता है, ये टर्मिनोलॉजी होती है जो 5-5 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लॉजेज होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क किए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उन्हीं सभी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉरेन कोड को ऑब्जर्व करेंगे, जजमेंट
जजमेंट डेटर को ऑब्जर्व करेंगे, डिक्री होल्डर को, फिर फॉरेन जजमेंट को, ऑर्डर को, मीन प्रॉफिट को। तो ये जितने भी टर्म यहाँ पे आ रहे हैं इन सभी टर्मिनोलॉजीज को क्या करेंगे हम एक एक करके डिफाइन करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होता है। और ये सब जो भी लिखने के लिए आएगा इसमें एक वर्ड लिमिट होगा कि हाँ आपको ये 50 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है, 120 वर्ड में लिखना है, जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फर्निश करके दिया रहेगा। अगर हम बात करते हैं साथियों फॉरेन कोड की, तो फॉरेन कोड कहाँ पर डिफाइन किया गया? तो फॉरेन कोड की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। और ये क्या है सेक्शन 2? तो सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करता है सीपीसी के अंतर्गत। कर रहा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ द कोड डिफाइन फॉरेन कोड। इट मीन्स अ कोड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे सिचुएटेड होगा साथियों? तो आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको न इस्टेब्लिश्ड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और न ही इसको क्या किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या होता है, इसको फॉरेन कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है डिफाइन जो करने के लिए कह रहा है वो जजमेंट डेटर को कह रहा है कि अब जजमेंट डेटर किसको कहते हैं? तो कह रहा है जजमेंट डेटर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 10। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 10 ऑफ द कोड। इट मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। क्या किया जाता है साथियों? यहाँ पे डिक्री पास किया जाता है और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन, और एग्जीक्यूशन को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। कब? जजमेंट डेटर को हमारा ये जजमेंट डेटर के बारे में हो गया। अब बात करते हैं डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर के अंतर्गत क्या होता है? डिक्री होल्डर क्या आता है? जो देखिए कर रहा है डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। इट मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। क्या कह रहा है साथियों? कि उसके फेवर में डिक्री को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, और एक एग्जीक्यूशन उसके बिहाफ पे बनाया जाता है। अ डिक्री होल्डर नीड नॉट नेसेसरली बी प्लांटिफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू सूट बट इन हुज फेवर एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड इज आल्सो अ डिक्री होल्डर। जैसे यहाँ पे एक धनीराम वर्सेस लाला श्रीराम 1980 का एक यहाँ पे एक रेफरेंशियल केस लॉ है, उस केस लॉ को भी यहाँ पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों तो फॉरेन जजमेंट। अब फॉरेन कोर्ट को आप लोगों ने पढ़ा है तो साथ ही साथ अब फॉरेन जजमेंट को भी देख लीजिए, क्योंकि फॉरेन कोर्ट जब पूछेगा तो क्या पता फॉरेन जजमेंट भी आपसे पूछ ले। तो कह रहा है कि फॉरेन जजमेंट ये कहाँ डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत फॉरेन जजमेंट भी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 ऑफ द कोड डिफाइन फॉरेन जजमेंट। It means the judgment of the foreign court, the crucial date for determination whether a judgment is a foreign judgment or not is the date of the judgment and not the date where it is sought to be enforced by the executed। तो ये फॉरेन जजमेंट को आप लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। और ये ऑर्डर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब जब सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 14 को आप ऑब्जर्व करते हैं, तब तब आपको सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द कोड डिफाइन ऑर्डर। इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एंड एडजुडिकेशन विच इज़ नॉट अ डिक्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिक्री नहीं मानते हैं ऑर्डर को। एंड ऑर्डर में बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सूट by presenting of a plaint or may arises a proceeding commons by a petition or an application। there cannot be preliminary order। यहाँ पे किसी भी प्रकार की preliminary order नहीं होता है। अब हमारे पास आ जाता है मीन प्रॉफिट। अब साथियों मीन प्रॉफिट क्या है? मीन प्रॉफिट को अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? मीन प्रॉफिट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कर रहा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ द कोड। जाहिर सी बात है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 के अंतर्गत ही मीन प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। कर रहा है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ द कोड डिफाइन मीन प्रॉफिट। इट मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। क्या है साथियों? तो रॉन्गफुल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी पे। ए दे रहा है एक्चुअल रिसीव्ड और बी दे रहा है माइट विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, और सी कर रहा है टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। कर रहा है मीन प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजीशन। अगर मान लीजिए कि रॉन्गफुल पोजीशन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है? इंप्रूवमेंट किया जा रहा है उस प्रॉपर्टीज में, और उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट गेन किया जाता है तो उसको मीन प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो साथियों ये था आपका पूरा आंसर सेशन। जितना भी हो सका सभी आंसर्स को मैंने यहाँ पे कराने का प्रयास किया। साथियों देखिए ये फर्स्ट पार्ट था हमारा सीपीसी का। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो मैं पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट
करा दिया है आईपीसी का, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको वॉच करिएगा। साथ ही साथ मैंने आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट का भी पार्ट फर्स्ट करा दिया है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आपने उसको भी नहीं वॉच किया है तो साथियों आप उसको भी वॉच करेंगे, वो भी आपके मेन एग्जामिनेशन के पर्पज से रेलिवेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखने का भरपूर प्रयास करते हैं और उन्हीं सभी के अकॉर्डिंग ही आंसर को भी फ्रेम किया जाता है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।